हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 नाम की सीरीज भी स्टार्ट हुई है। उसमें ऑलरेडी हमारा डे 1 आ चुका है और ये हमारा डे 2 है। डे 1 में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि रियो अर्थ समिट की शुरुआत की थी और उसी दिशा में बढ़ते हुए क्योटो प्रोटोकॉल को क्रॉस करते हुए अब हम पेरिस सम्मेलन से अपनी बातों की शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पेरिस सम्मेलन क्या है, मिशन इनोवेशन क्या है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में कौन कौन से प्रयास हुए हैं, हरित वित्त क्या है और हरित अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण लेखांकन, कार्बन फुटप्रिंट और ओजोन लेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के वो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 1 आ चुका था और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर किए थे उनका हम आपको क्विक रिवीजन तो अभी कराएंगे ही, बट उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पेरिस सम्मेलन के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि मिशन इनोवेशन क्या है और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ हरित वित्त और हरित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जब आप कवर कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पर्यावरण लेखांकन, कार्बन फुटप्रिंट और ओजोन लेयर। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं कि इन सभी टॉपिक में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से हैं जिस पे आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो कार्बन फुटप्रिंट और ओजोन लेयर की बात है, दूसरा आपका पर्यावरण लेखांकन और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना सभी को है, क्योंकि अगर आपने सभी नहीं पढ़े और मे भी अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आ गया तो आपसे गलत हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम ये सारी क्लासेस कवर करेंगे, बट इससे पहले आप में से जिन बच्चों ने हमारी डे 1 की क्लास देखी थी तो उसमें आपको हमने बताया था कि रियो अर्थ समिट क्या है और उसमें हमने आपको चाय से अपनी शुरुआत की थी कि वास्तव में सभी लोग चाय पीने गए थे। और रियो अर्थ समिट जब हमने पढ़ा था तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए थे, जिसमें हमारा एक डॉक्यूमेंट्स था एजेंडा 21। इसी में हमने आपको बताया था यूएनएफसीसी आया था, इसी में हमने आपको बताया था सीबीडी आया था और आपको हमने ये भी बताया था कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वो भी इसी में आई थी। और जब हमने इतनी बातें आपको बता दी थी तो हमने आपको बताया था कि जो यूएनएफसीसी है इसी के अंतर्गत आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और भी कई सारे मराकस एकॉर्ड आए जो कि क्योटो से ही रिलेटेड थे। और क्योटो प्रोटोकॉल में हमने आपको बताया एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्री और नॉन एनेक्स कंट्री, इसको बताया। इसी में हमने आपको बताया कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा परंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व। हमने आपको ये भी बताया कि इसमें जो उत्सर्जन जो कटौती दर है वो क्या थी, कार्बन जो ट्रेड है वो भी आपको बताया। और आपको इसी के अंतर्गत हमने जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कि किस तरीके से आगे चलकर ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन हुआ, ठीक है, इतनी बातें बता दी थी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक फीचर है जिस पे यूपीएससी ने कई बार आपसे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा है, वो क्या कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, जो वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा है वो किन किन क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है, किन किन क्षेत्र में दी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, किन किन क्षेत्र में दी जाती है, मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी किन किन को फंडेड किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूएनएफसीसी 5 इसमें है, यूएनएफसीसी है, यूएनसीसीडी है, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, सीबीडी है, फिर हमारा आता है पॉप्स और लास्ट हमारा क्या था मिनीमाटा, ठीक है, यानी कि पारा से रिलेटेड। तो इतने सारे ये जो 5 हैं इन्हीं को केवल फंड किया जाता है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि इनमें से किसको फंड नहीं किया जाता, तो आप बता देंगे कि इनमें से इन सभी को फंड किया जाता है। इतनी बातें जब हमने कवर कर ली थी तो एक बात और आई थी एलडीसीएफ, यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। बट आज हमें जो क्लास शुरू करनी है तो उस क्लास का वास्तव में क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंध है। तो आप जानते हैं कि पहले जो यूएनएफसीसी का सम्मेलन हुआ वो क्योटो में हुआ और क्योटो के बाद धीरे धीरे करके बाली, कोपेनहेगन, फिर उसके बाद मराकस और उसके बाद आपका दोहा, और दोहा के बाद जो आया लास्ट में हमारा तो वो लीमा, और लीमा के बाद अब जो आता है 2015 में, लीमा आपका 2014 में हुआ था, 2015 में पेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको बता दें।
आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना है कि कोपेनहेगन कब हुआ था, मराकस कब हुआ था, साथ ही लीमा कब हुआ था और आपका दोहा कब हुआ था, कभी नहीं याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्रम लगाने को कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर नाम आता है तो कोपेनहेगन, मराकस ये एक और किससे संबंधित थे। साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं कि एक तो इसके अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन था, उत्सर्जन कटौती दर थी, दूसरा था इसमें लचीला बाजार तंत्र और एक और इसमें खास बात थी क्या, स्वच्छ विकास तंत्र। इन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों प्रोविजन किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, आपका हमने क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवीजन करा दिया। तो अब उसी दिशा में लीमा जब समझौता हो गया उसमें कुछ खास निकल कर नहीं आया। आपको हमने बताया था कि दोहा में ये बात तो हुई थी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों को कुछ पैसा प्रोवाइड करेंगे, बट कितना करेंगे, कब करेंगे, इस चीज़ की बात होती है पेरिस सम्मेलन में, ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन को हम देखते हैं। तो आप जानते हैं पेरिस सम्मेलन COP21 के दौरान हुआ था। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक चीज़ और कहेंगे कि सर ये 12 का क्या मतलब है। ये 12 का मतलब ये है कि इससे पहले, यानी कि आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम जिसको पढ़ाते थे, जिन लोगों को, तो उनको हम टॉपिक ऐसे ही पढ़ाते थे कि हमारा 12 नंबर टॉपिक है, 12 वीडियो है, तो ये उनके लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम अपना कोड वर्ड रखते थे, ठीक है। तो COP21 जब हुआ, अब COP21 के बारे में बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि UNFCCC की जो 21वीं मीटिंग थी, या कहें पेरिस जो क्लाइमेट समिट था, उसमें क्या हुआ कि विश्व के सभी राष्ट्र 2020 के बाद से जलवायु परिवर्तन के लिए एक अपनी योजना प्रस्तुत करेंगे और इस योजना के अंतर्गत जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को कुछ पैसा और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही ये भी इसमें कहा गया कि जो भिन्न भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक हैं उसमें समान परंतु विभेदी अलग अलग जिम्मेदारियां तथा संबंधित क्षमताओं को दर्शाया जाएगा। मतलब इसमें उन्हीं बातों को जो पूर्व से चली आ रही थी क्योटो प्रोटोकॉल की, उनको एक साकार रूप देने का प्रयत्न किया गया। आपको ये याद नहीं रखना है, आपसे देखो प्रावधान पे क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्या प्रावधान हुआ, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ CBDR की बातों को मान लिया गया। जहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा वो ये लाइन है और इस पर UPSC ने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। क्या इसमें निकल कर आया, इसमें ये निकल कर आया कि जो IPCC की जो रिपोर्ट है उसमें जो कहा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को हम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा जो आइलैंड कंट्री हैं वो डूबने से बच जाएंगे, और जब हम इस चीज़ को नीचे रखेंगे तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन क्षमता है उसे 2050 तक लगभग 50% कम करेंगे और 2000 यानी कि 2100 तक इसको हम 100% कटौती करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। समझ गए? यानी कि अगले हम 80 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे 2020 से, ठीक है। प्रश्न उठता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करेंगे तो कैसे? विकल्प के रूप में इन्होंने यहीं पे कहा कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि यही वो पेरिस सम्मेलन है जिसके बाद भारत और फ्रांस आपस में मिलकर सोलर अलायंस का गठन करते हैं। और सोलर अलायंस में क्या डिसाइड करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले जितने भी देश हैं, ठीक है, आप इस तरीके से इस मैप को देखिए, जैसे कि आप ये देखिए, ये जैसे हमारी प्यारी पृथ्वी है, प्यारा हमारा भारत है, ठीक है। इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा का क्या मतलब है तो आपको मैं एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ रहे हैं। कई बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये दिख रही है, ये इक्वेटर है, ये अंटार्कटिका सर्कल और ये आर्कटिक। थोड़ा और हमने इसको जूम किया। अब जूम करने पे देखो आपको दिख रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर को कहते हैं कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने भी देश आएंगे इन दोनों लाइनों में, वो सब के सब सोलर अलायंस में शामिल होंगे। क्यों?
क्योंकि इन्हीं के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य की जो ऊर्जा है या कहें सूर्य की जो रोशनी है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, आप में से अधिकांश बच्चों ने पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा पे सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है और कर्क रेखा और मकर रेखा पर भी दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसमें वही सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इस रेखा के मध्य में आते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन पहले यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसमें केवल और केवल कर्क और मकर रेखा के मध्य के देश ही शामिल हो सकते हैं। बट अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले 7 से 8 महीने पहले भारत सरकार ने और फ्रांस की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि यूएन का कोई भी मेंबर अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। अगर अब ऑप्शन में अगर आपको दे तो आप बता देना कि हाँ सर यूएन का कोई भी मेंबर इसका सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर आपको ये दे दे क्वेश्चन में कि इस सोलर अलायंस में यूएन के सभी देश मेंबर हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी देश अभी इसके मेंबर हैं नहीं, केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले देश ही इसके मेंबर है। ठीक है, साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट खास बात है पेरिस सम्मेलन में वो क्या है, एसडीजी गोल्स के बारे में। एसडीजी गोल्स का क्या मतलब होता है? एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब ये होता है कि हम अपना डेवलपमेंट भी करते जाएंगे लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। जैसे मान लीजिए कि हमें पेड़ों को समाप्त करना है, पेड़ों का यूज लेना है, तो अगर मान लीजिए हमने 200 पेड़ काटे हैं तो लगभग हम 2000 पेड़ लगाएंगे भी। समझ रहे? बैलेंस रखना, हर एक चीज को इतना यूटिलाइज करना कि वो पूरी तरीके से समाप्त भी ना हो पाए और बनी भी रहे। ठीक है, जैसे छोटी सी बात, बचपन में आप लोग जब टॉफी खाते थे, हालांकि आज भी टॉफी खाते होंगे, मैं तो खाता ही हूँ, मेरा एक ही शौक है टॉफी खाना सबसे ज्यादा। ठीक है, तो टॉफी के साथ क्या होता था बचपन में, जब मेरे पास स्थितियां थोड़ी खराब थी तो मैं एक एल्पेनलीबे की टॉफी को, ठीक है, उसको खा लेता था और उसको धीरे धीरे करके मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक चलाता था। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, टॉफी खाई कुट से तोड़ के पूरी अंदर चबा गए, उसका टेस्ट नहीं ले पाते हैं। समझ गए? वही चीज आपको करना है कि आप हर एक चीज को टेस्ट लेते हुए यूज करें। ऐसा नहीं है कि हमने टॉफी देखी पूरी झप्प से खा गए, हमने देखा कि हाँ इस पेड़ को काटना है काट दिए लेकिन लगाया नहीं, वो नहीं करना है। तो इसी से संबंधित इस पेरिस सम्मेलन में 17 विकास लक्ष्यों को डिसाइड किया गया, यानी कि 17 सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए, ना केवल प्रीलिम के लिए बल्कि मेंस के लिए। अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, और इसी में 169 गोल्स रखे गए, सब गोल्स, वो आपको नहीं याद रखते हैं सब गोल्स क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2015 का जो पेरिस सम्मेलन है उससे क्या क्या निकल कर आया, तो आप बता सकते हैं कि उससे 17 गोल निकल कर आए और साथ ही इसमें यह डिसाइड हुआ कि हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया के जो पहले का जो टाइम पीरियड है वहां तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम करेंगे और 2050 तक आते आते लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी कम करेंगे और 2100 तक आते आते पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहा गया और 2020 के बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी ये जगह ले लेगा। समझ गए? यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल तब से यहाँ पे चला आ रहा था। अब यहाँ ध्यान देना क्या कि क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत जितने भी सभी देशों के जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु जो ढांचे प्रदान किए गए, ठीक है, वो क्या थे? वो सभी लोगों के लिए हैं। इस बात का मतलब समझना कि क्योटो जो प्रोटोकॉल आया था वो किसके लिए था? केवल विकसित देशों तक सीमित था। कि मतलब विकसित देशों को अपना जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को एमिट करने का उसको कम करना होगा और विकासशील देशों को प्रमोट करना होगा। लेकिन क्योटो के बाद जितने भी प्रोटोकॉल हुए या जितने भी कन्वेंशन हुए उन सब में खास बात ये रही कि उन्होंने केवल विकसित देशों पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि विकासशील देशों से भी कहा कि आप भी कोई ना कोई रिफॉर्म लाइए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड केवल अमेरिका की छत पे ही नहीं मंडराएगी,
वो भारत में भी आ सकती है, वो सऊदी अरब में भी आ सकती है, वो वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में आ सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल विकसित देश ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बल्कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अतः उनको मिलकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसी दिशा में भारत ने आपका सोलर अलायंस बनाया। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें समझ गए, और एक बात और बताएं, सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप जरूर बताना, काफी इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर, क्योंकि अब बता ही दिया मैंने इंडिया मैंने, ठीक है, इंडिया में है, गुरुग्राम में, तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है बट उनका भारत में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। ठीक है, नोट, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के संदर्भ में वर्ष 2015 से पहले $100 बिलियन प्रतिवर्ष के आधार स्तर से स्थापित नए लक्ष्य को तय करना। यूपीएससी ने इसी में क्वेश्चन पूछा था, 1000 दिया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें ये डिसाइड हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कि लगभग $100 बिलियन के आसपास प्रति वर्ष रकम विकासशील देशों में विकसित देश खर्च करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती पेरिस समझौते के अनुसार जीईएफ की सीबीआईटी में भूमिका। सीबीआईटी का क्या मतलब है, पहले तो आपके दिमाग में ये आया होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी विकासशील देश हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना। कैपेसिटी को बिल्डअप करने का मतलब क्या, कि वो इन्वायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उनको वो सही से फेच कर सकें, उनको टेक्नोलॉजिकल रूप से सही से उसको इम्प्रूव कर सकें। आप में से कई सारे बच्चों को लगेगा सर इंग्लिश इतनी क्यों बोल रहे हो। बात यह है कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना, तो एनवायरनमेंट में आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते कुछ भी, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा और वो कॉमन होती है। तो इतनी कॉमन इंग्लिश आपको भी आनी चाहिए। वैसे भी आपको इंग्लिश कंपलसरी पेपर देना है और नहीं भी आती तो सुनने में क्या जाता है, आ जाएगी अपने आप धीरे धीरे सीख के। ठीक है, तो यूएनएफसीसी के पेरिस समझौते के अनुसार पार्टीज द्वारा, पार्टीज का मतलब जो लोग शामिल होते हैं, सीबीआईटी की स्थापना हेतु सहमति बनी कि हाँ ठीक है, हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाएंगे जिसका पर्पस होगा 2020 तक उसके बाद भी विकासशील देशों के संस्थागत और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय इंडिया और फ्रांस क्या कर रहे हैं, सोलर अलायंस अपना बनाया, जितने भी देशों में सोलर एनर्जी की एमिशन की ज़रूरत है या जितनों को सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, उनको पैनल प्रोवाइड कराते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बिल्डअप करते हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी जैसे सोलर ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या हो रहा कि उन देशों में जो एमिशन करते हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही। ठीक है, पेरिस समझौते द्वारा ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी को सीबीआईटी की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान के तौर पर समर्थन दिए जाने का आग्रह किया गया। मतलब ये कहा गया कि जो ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो मैंने आपको बताई उसके अंतर्गत पैसे देने की बात की गई। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है मिशन इनोवेशन की। मिशन इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, वर्ल्ड की 20 बड़ी यानी कि 20 लार्जेस्ट जो इकोनॉमिक कंट्री हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, वो स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के लिए मिशन इनोवेशन का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इसमें इंडिया और चाइना दोनों शामिल हैं और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है या कहें जो निजी क्षेत्र हैं वो भी पार्टिसिपेट किया गया। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, चर्चा में रहा मिशन इनोवेशन का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए। क्लियर। 2015 का पेरिस सम्मेलन जब हो गया तो उसके बाद मराकस कॉप आया 2016 में, और इसमें बस यही डिसाइड हुआ कि न सिर्फ सरकारों द्वारा मतलब बल्कि विज्ञान, व्यवसाय और सभी स्तरों पर सभी प्रकार के वैश्विक क्लापों द्वारा हम इस चीज़ का समर्थन करेंगे कि जो क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। और इसी के अंतर्गत हानि व क्षति के लिए वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का एक 5 वर्षीय योजना को अपनाया गया। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि एक जलवायु सुभेद फोरम का गठन किया गया। मतलब कि जब क्योटो प्रोटोकॉल और जब पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत हमने गोल्स को डिसाइड किया, ठीक है, तो उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, हमें एक पूरा फोरम चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि हमें ये पता रहे कि हाँ जलवायु जो हमारा है, जो क्लाइमेट हमारी है, वो कितनी चेंज हुई है और अभी कितना चेंज होना बाकी है।
तो इसके लिए एक फोरम का गठन हुआ जिसमें 48 कंट्री मेंबर यानी कि जो विकासशील देश हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि 2030 एवं 2050 के मध्य हम 100% तक नवीकरणीय ऊर्जा को यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्द से जल्द हम क्लाइमेट से डील कर सकें। अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ, अभी तक आपने जितनी कहानी पढ़ी उसमें केवल आपको 3 तथ्य याद रखने हैं। एक तो ये कि $100 बिलियन देने की बात हुई थी विकसित देशों द्वारा, जो कि देने को तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो इसी चीज़ से वापस हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे पेरिस सीरीज सम्मेलन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो कि 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम कम करेंगे प्री इंडस्ट्रियल एरा से। तीसरी जो खास बात ये कि 2050 तक हम 50% तक एमिशन को कम करेंगे, और खास बात इसमें ये कि इन्होंने जलवायु सुभेद्य फोरम का गठन किया, ठीक है। और पेरिस सम्मेलन में एक और बात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो सबसे बड़ी जलवायु निधि है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड मैंने आपको, देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोनों अंतर हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, इससे पहले ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और ये क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। आपको पता है कानकून समझौता जब मैंने आपको पढ़ाया था, कोपेनहेगन जब पढ़ाया था तभी आया था, ठीक है। अब बात आती है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम चला रहा है, और इंडिया का यह गोल है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट, ये फैक्ट याद रखना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने गीगावाट, तो 175 गीगावाट की हम एनर्जी उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि 175 गीगावाट में सोलर एनर्जी कितनी है, इसमें विंड एनर्जी कितनी है, ठीक है, इसमें हाइड्रो एनर्जी कितनी है। हाइड्रो जहां वर्ड आता है उसका मतलब होता है जल, जैसे जहां पर लैक्टो वर्ड आपको मिलेगा ना, उसका मतलब होता है दूध से संबंधित कोई बात। आप लोग एक टॉफी खाते होंगे लैक्टो, आज कहते हो सर टॉफियां तो बड़ा जिक्र कर रहे हो, क्योंकि टॉफी हमारे सामने ही रखी है तो हम खा भी रहे हैं, ठीक है। तो लैक्टो जो मिल्क टॉफी आती थी, ठीक है, तो वो दूध का मतलब होता है उसका। जहां आपको बायो मिल जाए उसका मतलब होता है जीवधारियों से रिलेटेड। जहां आपको फाइटो वर्ड आगे मिल जाए उसका मतलब होता है पादप यानी कि पौधों की प्रजातियां। तो ये कुछ होते हैं वर्ड जिनको नाम से हम समझ जाएंगे किसकी बातें कर रहा है, क्लियर। जैसे बायोचार टेक्नोलॉजी तो समझ में आ जाता है जीवों से संबंधित होगी, ठीक है। फाइटो प्लैंकटन तो समझ में आ जाता है पादपों से रिलेटेड होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाएं 5। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा जो 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है उसमें से क्रम में लगाइए। और आपको एक बात और, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, अवरोही क्रम, ठीक है, और एक होता है आरोही क्रम। इनका क्या मतलब, अवरोही का मतलब ये होता है ज्यादा से, ध्यान देना यहीं पे लिख लेना आप लोग, ज्यादा से कम में जाना। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भारत में 175 गीगावाट एनर्जी का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा 175 का कि सबसे पहले 100 आएगा, 100 के बाद यहाँ पे 60 आएगा, 60 के बाद 10 आएगा और 10 के बाद 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता देना सर सौर ऊर्जा पहले आएगी, पवन ऊर्जा बाद में आएगी, बायोमास ऊर्जा उसके बाद में आएगी, लघु जल विद्युत परियोजना उसके बाद में आएगी, ठीक है। ये होता है अवरोही। आरोही का मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब ये हुआ छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा मतलब पहले आएगी लघु जल विद्युत, फिर आएगी आपकी क्या बायोमास, फिर आपकी आएगी पवन ऊर्जा और फिर आपकी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है और असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो इतनी बातें समझ गए, तो आपको याद रखना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि को नाबार्ड के साथ संबद्ध किया गया था, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आती है बात हरित वित्त की, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें वही बात है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस किससे रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा किसी बात को लेकर, तो वही समझना है। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2018 में, क्या कि ग्रीन अर्थव्यवस्था या कहें कि ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कब आया, तो रियो +20 में। आप में से हर एक बच्चे को बताना है रियो +20 निम्न में से कौन हुआ, कमेंट में नहीं, यही बताइए दिमाग में लगा के, और हमें पता है आप सही बताएंगे, ठीक है। रियो +20 हम किसे कहेंगे,
2010 के समिट को, 2012 के समिट को, 2015 के समिट को या 2002 के समिट को? तो आपने बता दिया बिल्कुल सही सर 2012। क्यों? क्योंकि रियो कब हुआ था? 1992 में। 20 वर्ष इसमें ऐड कर दो तो 9 2 11 और 9 1 10 और 2012। रियो प्लस 10 होता तो 2002। ठीक है, तो ये याद रखना है। भारत के लिए हरित विकास भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हालांकि हरित वित्त ने अभी भी अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ी है, ये आपसे याद नहीं करना है। अभी तक भारत में 4 बैंकों ने हरित बॉन्ड जारी किए हैं। आपने देखा होगा ना, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फाइनेंस बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जैसे ब्लू बॉन्ड आप हमेशा सुनते होंगे। ठीक है, ब्लू बॉन्ड का मतलब जो जल से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, मत्स्य पालन से रिलेटेड, उनके लिए जारी किया जाता है। क्लियर? इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है पर्यावरण लेखांकन और हरित लेखांकन। वास्तव में ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस का है, प्री का नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। इसका सामान्य सा मतलब बस इतना है कि जो राष्ट्रीय आय आकलन है उसकी एक ऐसी विधि है ये जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पादन से घटाया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? अपक्षय लागत का मतलब नुकसान पहुंचाने वाली। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हमारी जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है, मान लीजिए हमारी जीडीपी 8% के आसपास ग्रो कर रही है, बट इस जीडीपी को ग्रो कराने में हमारे इन्वायरमेंटल काफी लॉस हुआ है। तो मान लीजिए अगर 2% भी इन्वायरमेंटल इकोनॉमी हमारी लॉस हुई है तो इस 8% जीडीपी में हम 2% को माइनस करेंगे, टोटल जो हमारा इक्वल आएगा तो वो जो आएगी 6.0% जीडीपी, उसको हम कहेंगे हरित लेखांकन। कि हमने अपना डेवलपमेंट तो किया, हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट तो किया, लेकिन इकोनॉमी की जो रियलिटी है वो केवल 6% है। जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ अपने से एग्जांपल लेकर, कि जैसे कि मैं आपके वीडियो यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर मैं आपके YouTube पर वीडियो डालता हूं तो मुझे सर्वर का चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अब वो सर्वर का जब मैंने चार्ज दिया, मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया आपका 2 आवर्स का, तो 2 आवर्स का वीडियो बनाने का मुझे 100 रुपये सर्वर का चार्ज देना पड़ा। ठीक है, अब 100 रुपये मैंने सर्वर का चार्ज पे किया। सपोज कीजिए अगर मुझे YouTube से अगर कोई इनकम मिलेगी, इनकम वो तब मिलेगी जब उसमें एडवर्टाइज मैं दूंगा। मैं एडवर्टाइज देता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्लास बेकार नहीं करवानी है। मान लीजिए आप क्लास कर रहे, इतना ही बात मैंने बोली और तब तक बीच में कोई एडवर्टाइज आ गई, तो वो मुझे पसंद नहीं है। क्लास का मतलब होता है ओनली क्लास स्टडी, नॉट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने एडवर्टाइज नहीं ली, सपोज कीजिए मान लो ले ली मैंने, और एडवर्टाइज देने वाला मुझे क्या कर रहा है, 200 रुपये की एडवर्टाइज दे रहा है। ठीक है, कि 200 रुपये आपका एक वीडियो पे हम एडवर्टाइज देंगे। अब हमारा 100 का तो ये लॉस हो रहा है, 200 वो दे रहा, तो हमने क्या कहा, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का। दिख तो रहा है 200, बट वास्तव में हमारा कितना खर्च हो रहा, 100 रुपए। ठीक है, एक और बात, इंटरनेट की कॉस्ट हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, अपनी मेहनत इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो जितनी अगर हम वो मेहनत वगैरह जोड़ दें और फिर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें जब लेस करेंगे तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। हरित लेखांकन में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो प्रदूषण तथा अपशिष्ट के लिए सिंक का काम करते हैं। सिंक का मतलब कि जो उसको सोखते हैं, ठीक है, तथा जीवन के लिए सहायक होती हैं, अर्थात हरित जीडीपी की बात की जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हम ग्रीन जीडीपी की बात करें, हम ये जो नॉर्मल जीडीपी मार्केट में है इसकी बात ना करें। जीडीपी जब हरित होगी तो उसकी खास बात क्या होगी कि उसमें हम कार्बन की जो इकोनॉमी है उसको उसमें लॉस करेंगे, घटाएंगे, कि एनवायरनमेंट हमारा इतना पॉल्यूटेंट हुआ है। ठीक है, मेंस में एक बार क्वेश्चन आया है कि सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में सकारात्मक ना होकर यह नकारात्मक अवधारणा है। अगर इसमें हम हरित जीडीपी की बात को शामिल करें तो वास्तविकता में हम सकल घरेलू उत्पाद के न्यायोचित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वाले बहुत देते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी क्या है? सरल शब्दों में ग्रीन इकोनॉमी का अर्थ एक ऐसी निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था से है जिसमें समृद्धि, संसाधन, सहायता, बिल्कुल वही बातें हैं जितनी मैंने आपको बता दी, सामाजिक रूप से समावेशी हो। मतलब वही कि जो भी हम इकोनॉमी बनाएं वो संपोषणी हो, सस्टेनेबल हो, उसमें इकोनॉमिक अगर प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक अगर समृद्धता है तो एनवायरमेंट प्रॉस्पेरिटी भी उसमें होने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो इतनी बातें आप समझ गए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि ग्रीन इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट था वास्तव में किस समिट से था, तो आप बता देंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपल सा परिभाषा ही पूछेगा कि ग्रीन इकोनॉमी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता देना कि जो कि हरित अर्थव्यवस्था में संपोषणी विकास को समृद्ध करे। क्लियर, एक लाइन में ऐसे ही आएगा, संपोषणी नाम आ जाए आप समझ जाना। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल आता है कार्बन फुटप्रिंट। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया था। कार्बन फुटप्रिंट में कब बता रहा था आपको, आर्द्र भूमि के बारे में, वेटलैंड्स, जब मैं आपको पढ़ा रहा था अपनी करंट अफेयर्स जुलाई में, तो वहां पे मैंने बताया था क्या होता है। वास्तव में कार्बन फुटप्रिंट एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से सामान्य तौर पर श्री आईएएस एकेडमी मान लीजिए इस समय अपना सिस्टम यूज करती है। ठीक है, हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम वेस्ट करते हो कार्बन के लिए। ठीक है, ये वहाँ पे होता है, मान लीजिए जहाँ कंप्यूटर बनते हैं, ठीक है, जहाँ लैपटॉप बनते हैं या जहाँ पे खाद्य सामग्रियाँ बनती, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के द्वारा टोटल कितना कार्बन एमिट किया गया उसको कहते हैं उस फैक्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आप अपने मतलब श्री आईएएस एकेडमी करती है, जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम में मान लीजिए 50 मेंबर हैं। ठीक है, वो 50 मेंबर पूरे दिन सांस लेंगे, तो पूरे दिन सांस लेने में उस कमरे से जितना वो कार्बन एमिट करेंगे उसको हमने कह दिया कार्बन फुटप्रिंट है। हालांकि उसमें हम भी शामिल हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और आप भी छोड़ते हैं। आप कोई आर्गन या नियॉन नहीं छोड़ते हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो हम छोड़ते हैं, हमारे बॉडी से जो निकलती है कार्बन, उसको कहते हैं एक व्यक्ति की कार्बन फुटप्रिंट। अगर वही कई समूहों में निकल रही तो उसे कहते हैं उस पूरे कमरे की पूरी कार्बन फुटप्रिंट। अगर वो किसी फैक्ट्री से निकल रही तो हम कहते हैं कि उस फैक्ट्री की फुटप्रिंट। ठीक है, इसीलिए आया है संस्था या उत्पाद। क्लियर, अब बात आती है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश होते हुए भी कार्बन फुटप्रिंट जीवन चक्र आकलन का एक हिस्सा है। इसी से तो हम अमीर समझ पाते हैं कि इतनी हमारे पास ऑक्सीजन है और इतना ज़्यादा हम उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक, इसका आकलन हरित गृह गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे हरित गृह गैसों का क्या मतलब है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती कार्बन स्पेस। स्पेस का क्या मतलब होता है, स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, स्पेस का मतलब खाली जगह। तो कार्बन का क्या मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहां पे कार्बन को अवशोषित किया जा सके, उसे हम कहते हैं कार्बन स्पेस। ठीक है, कार्बन को अवशोषित करने की पृथ्वी की अपनी एक सीमा होती है। दुनिया में हर एक चीज की सीमा होती है। आप लोग जब मुझे मैसेज करते हो, जब मेरी सीमा क्रॉस कर जाती है तो मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं जवाब देता हूँ। जैसे मैं अगर आपकी एक दिन में 7 से 8 क्लास ले ले रहा हूँ तो उसके बाद फिर मेरे पास इतनी सीमा नहीं रहती है कि मैं सा भी मुंह से बोल पाऊँ। तो वही चीज़ है कि अपनी एक लिमिट है और उस लिमिट के अगर बाहर कार्बन अवशोषित नहीं हो पा रहा है तो उसको हम कहते हैं कार्बन अवशोषित न कर पाने की क्षमता, यानी कि अब अर्थ में कार्बन स्पेस कम हो गया है। जिससे क्या होता है कि क्लाइमेट का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होने लगती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बन अवशोषित करने की जो क्षमता है वो एक तरीके की कार्बन स्पेस कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात, आपकी मेमोरी फ़ोन की जितना स्पेस होगा उतना ही तो उसमें स्टोरेज होगा। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है, इसमें हमारा अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या है, 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद कर दो। ये एक तरीके का सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल चलाते रहते हो लाइटें और 1 घंटे के लिए बंद कर दोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बच गई। बस वही सिंबॉलिक है। जैसे कोरोना के टाइम पीरियड पे थाली बजाओ, घंटी बजाओ। ठीक है, बस लोगों को इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। और वैसे भी जानते हो इंडिया वाले, थाली बजाने के लिए मोदी जी ने कहा था और घंटी बजाने के लिए कहा था। उन्होंने परात से लगा के पूरा गाँव ही बजा दिया था। ठीक है ना, कई सारे लोगों को, इंडिया है कुछ भी कहते हो। जब बात आई दिए जलाने की तो पटाखे छुड़ा रहे थे, मतलब इतने सारे छुड़ा दिए कि जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट खत्म था वो पॉल्यूट हो गया। ठीक, WWF संगठन द्वारा पहल का नेतृत्व किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ठीक है, ये एक NGO है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा अर्थ आवर है। ठीक है, तो इस चीज़ें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है ओजोन क्षरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है ये, ओजोन गैस एक तरीके की अस्थिर गैस है। अस्थिर का मतलब क्या है कि स्थिर नहीं है, ये कम ज़्यादा होती रहती है।
जिसका एक तरफ तो निर्माण होता है तो दूसरी तरफ विघटन का कार्य होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्थिर है, बनी ही रहेगी, अनस्थिर है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ तो ये फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होती रहती है। और इसका जो क्षरण होता है केवल मानव के द्वारा नहीं होता, इसका नेचुरल भी होता है। आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपल सा, और यही क्वेश्चन जब सिंपल से पूछते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओजोन क्षरण के बारे में बताइए, ओजोन के बारे में बताइए। नंबर 1, ओजोन गैस एक अस्थिर गैस है। पहले ही दिमाग आपका घूम जाएगा कि अस्थिर कहीं गलत ना हो, तो नहीं भाई बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दे देगा कि ओजोन क्षरण के लिए केवल मानव जनित कारक जिम्मेदार है, तो आप कहोगे नहीं साहब गलत बोल रहे हो, प्राकृतिक भी जिम्मेदार है, ठीक है। प्राकृतिक ये गलत लिखा है, प्राकृतिक ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ऐसे। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब बात आती है कि जो ओजोन क्षरण होता है वास्तव में इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि ओजोन क्षरण निम्न में से किन के कारण होता है, ठीक है। तो आपको एक एक नाम याद हो, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राफ्लोरोक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्मन, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। आपको यही नाम देगा, आपको यही नाम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। खास बात क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन के विघटन को रोकने से, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी इसमें शामिल किया गया था, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड क्या, कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के दो अलग अलग स्तरों में पाई जाती है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर फिर इसमें हम आंसर किसको लगाएंगे, समताप मंडल को। देखिए जो क्षोभ मंडल होता है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर समताप मंडल होता है, ठीक है। लेकिन समताप मंडल में भी और क्षोभ मंडल की जो लास्ट परत है और समताप की जो पहली परत है, इनके बीच में ही ओजोन पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ओजोन क्षोभ मंडल में और कुछ समताप मंडल में, ठीक है। जैसे 90% जो पार्ट है वो किस में है, आपका समताप में, और उसी की निचली जो परत है उसमें क्या है, 10% आपका क्षोभ मंडल। क्लियर? अगर आपको ऑप्शन में दे दे दोनों विकल्प, अगर आपको दे, मान लीजिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और नीचे विकल्प में आपको दे 1 और 2, ठीक है, केवल एक, तो आप फिर वहां पे 1 और 2 दोनों लगाएंगे, समताप मंडल और क्षोभ मंडल की ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। चलिए उम्मीद है आपको इतनी बातें पता हैं। अगला है इसमें ओजोन का जो बाकी 10% का भाग है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं। इसमें प्रश्न उठता है कि ओजोन को जो मापने की विधि है वो कौन सी है, डाप्सन और फिल्टर ओजोन मीटर, ठीक है। डाप्सन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है, ओजोन मापन की एक तरीके से यूनिट है। जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना भूकंप रोधी के लिए, तो बिल्कुल वही बात है, ठीक। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर इसी से संबंधित है। आपसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण क्यों होती है, निम्न में से कौन से कारक हैं, ठीक है। तो इसके 3 कारक हैं, एक तो है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, दूसरा है ध्रुवीय भंवर, तीसरा है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। इनका क्या मतलब होता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, नाम से समझ में आ रहा समताप मंडल यानी कि क्षोभ मंडल नहीं। आप हमेशा क्या सुनते हो कि क्षोभ मंडल में बादलों का निर्माण होता है, उसी से बारिश होती है, सब कुछ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बादल क्षोभ मंडल को क्रॉस करके समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, और जब वो समताप मंडल में पहुंचते हैं तो वहां पे वो काफी शुष्क होते हैं, ठीक है। वहां पे इसलिए बादलों का निर्माण नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि शीत ऋतु के समय ये इनकी ऊंचाई पर समताप मंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण वहां पर भी हो जाता है। यानी कि एक तरीके से मगर ये कहूं कि ये एक्सेप्शन है, कि अपवाद है। अपवाद का मतलब हमें पता है कि वो समताप मंडल में बादल नहीं जा सकते, लेकिन कई बार अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि ये क्षोभ मंडल के बादल क्षोभ मंडल को क्रॉस करके समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, और वहां जब पहुंचते हैं, वहां जब बादलों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, ध्रुवीय समताप मंडल बादल। अब इसके क्षरण से क्या संबंध, तो एक बात बताओ, वहां पर एक लेयर है, ठीक है, जो ओजोन को रोकती है। क्लियर? अब यहाँ पर ओजोन लेयर है जो पराबैंगनी रेस को रोकती है। अब जो ये ओजोन लेयर है, अब यहाँ से बादल ये पहुंच गए तो ये क्या करते हैं,
ये बादल कैसे बने? वास्तव में कई सारी गैसों से बने। तो ये गैसें क्या करती हैं? इस लेयर को प्रभावित करती हैं, तो इससे भी दिक्कत होती है। फिर बात आती है ध्रुवी भंवर, पोलर वॉर्टेक्स, सेम टू सेम ये भी हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आप इस तरीके से जैसे देख सकते हैं, ये ऊपर जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे जो है आपका ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर भी ये जो ध्रुव हैं आपके थोड़ा और पास लाएं, जैसे ये हैं ये जो ध्रुव। और एक बात बताएं, ध्रुव यहीं पे नहीं है, थोड़ा इनसे दूर है, मतलब टिल्टेड है ना हमारी अर्थ, तो ये तो हमारा इस पे डायरेक्ट ही दिखा रहा है। तो ये जो ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि बर्फ का क्षेत्र है। धूप जब ज़्यादा पड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बर्फ पिघली, उससे जलवाष्प बना और वो बादल बन के ऊपर आए। और कई बार ये बादल क्षोभ मंडल को क्रॉस करते हुए समताप मंडल में पहुंच गए, ठीक है। तो ये ध्रुवी भंवर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको नहीं याद रखना है, इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। सामान्य तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा ही नहीं पहली बात कि निम्न में से मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, तो आप बता देना। फिर आता है ओजोन प्रभामंडल, ओजोन हैलो क्या है? जब किसी स्थान के ऊपर समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण अधिक होता है। सांद्रण का मतलब उसमें सघनता, सघनता का मतलब उसकी मात्रा, मात्रा का मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां पर ओजोन अगर देखी जाती है। जैसे सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा, आप लोग जब पढ़ते होगे ना द्रव ठोस के बारे में, तो कहा नहीं जाता कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें सब ये बहुत नजदीक नजदीक जुड़े होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, अणु। लेकिन जब द्रव अवस्था आती है तो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और गैस में तो बहुत ही दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही, ऐसे आप समझ लो कि जैसे एक छोटा सा घर है, एक कमरे का, उसमें 6 लोग रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे सांद्रण वहां पे अधिक है लोगों का। जहां पे केवल 2 लोग रहते हैं तो उसको हम कहेंगे सांद्रण कम है, और जहां पर केवल 1 रहते हैं वहां पे सांद्रण बिल्कुल कम है, और जहां कोई रहता ही नहीं वहां सांद्रण ही सांद्रण नहीं है, ठीक है। यही चीज है। एवं अंदर तथा बाहर की ओर कम होता है, तो ऐसी स्थिति को ओजोन हैलो कहते हैं। आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी स्थिति ओजोन क्षरण के विपरीत होती है। ओजोन क्षरण में क्या होता है? ओजोन क्षरण में ये होता है कि अंदर और बाहर की ओर अधिक होता है, बीच में काफी कम होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। जैसे इसमें क्या है कि अंदर बाहर की ओर कम होता है, बीच में अधिक होता है। उसमें क्या है कि बीच में कम होता है और अंदर बाहर की ओर अधिक होता है। तो ये दोनों चीजें हैं ओजोन हैलो। बाकी आपको नहीं याद रखना है, बस एक फैक्ट आप और याद रख लीजिए कि ओजोन क्षरण के नियंत्रण है तो कई सारे प्रयास हुए, जिसमें वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली। खास बात क्या है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो बाध्यकारी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कई बार कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कार्टेजेना प्रोटोकॉल, इनका संबंध है। हालांकि कार्टेजेना नहीं पढ़ाया है, करंट पढ़ाया है। तो कार्टेजेना किससे संबंधित है? सीबीडी से, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, यानी कि यूएनएफसीसी से। और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लेशन से, यानी कि ओजोन के क्षरण से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मॉन्ट्रियल तो बच्चे को पता है, किगाली किससे और वियना किससे, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। चलिए, किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन परत, 1987 यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1997 होगा, ठीक है। किगाली समझौता 1997 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन के परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थी। इसमें संशोधन करके उन गैसों को भी शामिल किया गया जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। और 2019 से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो सबके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। यानी कि इस समय जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास आज की समझ में आई है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं लास्ट इसमें ये कि भारत ओजोन परत के बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल रहा है। वियना कन्वेंशन एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1991 और 1992 से लेकर 2016 के किगाली समझौते तक भारत अपनी भागीदारी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले कौन आया? पहले वियना, फिर मॉन्ट्रियल, फिर आपका किगाली। इस समय क्या चल रहा है? किगाली, ठीक है। मॉन्ट्रियल की जो प्रतिबद्धता है वो आपकी कब तक है? 2019 से बाध्यकारी हो जाती है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि किगाली समझौता 1987 के, यहाँ पे 1997 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 19 आपका 87 ही है। बात ये है ना, क्योंकि
पूरी तरीके से यूएनएफसीसी जो लागू हुआ था वो आपका हुआ था 1997 पे या 1992 पे, ठीक है। इससे पहले एक फॉर्मेट बन गया था, हालांकि आपको डेटें याद नहीं रखनी बट पता होना चाहिए। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर मैं आज की क्लास का क्विक फास्ट मोड में रिवीजन कराऊं तो आपको बस यही पेरिस सम्मेलन याद रखना है। पेरिस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने हैं। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, उनको कैसे याद रखना है, ठीक है। और आपका एक बार फिर से रियो अर्थ समिट पूरा रिवाइज कराएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि, ठीक है। ये बताने के बाद मैंने आपको बताया हरित वित्त क्या होता है, हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है, रियो +20 में आया था, ये बातें बताई थी। कार्बन स्पेस क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, अर्थ आवर क्या होता है, इसे मैंने आपको बताया था। आपको मैंने ये भी बताया कि ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन गैसें जिम्मेदार हैं, ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन से कारक हैं, जिसमें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल और ध्रुवीय भंवर के साथ साथ क्लोरीन का प्रभाव, ये बताया। फिर हमने आपको बताया कि ओजोन हैलो मंडल क्या होता है। इसका मतलब होता है बीच में सांद्रण अधिक होता है, बाहर कम और अंदर और बाहर कम होता है, इसको कहते हैं ओजोन हैलो, जो कि ओजोन क्षरण के विपरीत होता है। वियना कन्वेंशन आपको बताई, किगाली समझौता बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया, ठीक है। डॉप्सन यूनिट बताई, भारत इन चीजों में प्रतिबद्ध है। बस इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।